साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत और इस समय जो आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी स्टूडेंट 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए हम रेगुलर आपके सामने क्लास लेकर आ रहे हैं। विज्ञान का आज हमारा ये तीसरा क्लास होगा और इसमें हम पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलता है। देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं तो हम सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान, यानी कोई भी अगर रासायनिक क्रिया हो रही है उस दौरान एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ दो एक अलग अलग एग्जांपल दिए। पहले मैंने आपके सामने मिश्रण लिखा और यहाँ पर कोई परमाणु तत्व है जो बाहर से आकर इस मिश्रण में मिलने की कोशिश करा, तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण में कोई भी परमाणु बाहर से आकर नहीं मिल सकता है। मिश्रण में कोई भी परमाणु बाहर से आकर नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार मिश्रण में से कोई भी परमाणु बाहर नहीं जा सकता है। यानी हम सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर निकलता है और ना ही कोई परमाणु मिश्रण के अंदर प्रवेश करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में। चलिए अब अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, और रासायनिक अभिक्रियाओं में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे। देखिए स्पष्ट आपको नजर आ रहा है संयोजन, यानी यहां पर लिखा गया है संयोग करना। क्या लिखना है? संयोग करना। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना या शामिल हो जाना। संयोग करना या फिर हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं शामिल हो जाना। क्या बोल सकते हैं इसको हम सिंपल और सीधी देसी भाषा में हम बोल सकते हैं शामिल हो जाना। अब कैसे शामिल होगा? यानी ये मेरे पास में एक तत्व है और ये मेरे पास में दूसरा तत्व है। ये जब दोनों एक दूसरे के साथ शामिल हो जाएंगे तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आगे सभी को। चलिए अब हम बता देते हैं कि आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखना क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया। आप लिख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया। मैंने आपके सामने लिख दिया है संयोजन अभिक्रिया। देखिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो उसका रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए। पूरा क्वेश्चन तब तक जब तक याद नहीं होता है तब तक बार बार आप रिपीट इस वीडियो को देखते रहें। तो आप लिख लीजिए संयोजन अभिक्रिया को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, लिखो साथियों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। लिख रहा हूं यहां पर संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? आप मुझे बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं आया? बिल्कुल। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ या एकल तत्व का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे प्यारे स्टूडेंट? उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक उत्पाद ले लिया ए, इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक दूसरा उत्पाद ले लिया है बी, इसी प्रकार मैंने आपके सामने दूसरा उत्पाद ले लिया दी बी। ठीक है, इन दोनों पदार्थों को एकल अभिक्रिया करना है, दोनों पदार्थों की आपस में अभिक्रिया करानी है। इस प्रकार हमारे पास में एक एकल पदार्थ मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास में एक एकल पदार्थ मिलेगा। ये एकल पदार्थ बन जाएगा, ये मेरे पास में है ए पदार्थ, और इसी प्रकार दूसरा जो पदार्थ होगा वो हमारे पास में हो जाएगा बी पदार्थ। ये दोनों आपस में मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर? चलिए अब अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल मैं आपको यहां समझा रहा हूं। उस एग्जांपल को समझ लीजिएगा, आपके सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक बीकर ले लिया है। मैंने आपके सामने क्या ले लिया है? मैंने आपके सामने एक बीकर ले लिया है। क्या ले लिया है? बीकर ले लिया है। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, इस बीकर के अंदर आपको जल भरना है। तो इस बीकर में मैंने क्या भर दिया है? इस बीकर में मैंने आपके सामने जल भर दिया है। क्या भर दिया है? इस बीकर में मैंने आपके सामने जल भर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी CaO, बिल्कुल ये देखिए मैंने जो डार्क आपके सामने कर दिए हैं वो अपने पास में है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे अपन? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मेरे पास में है CaO, ये मेरे पास में नजर आ रहा है एक जल, और ये हमारे पास में है साथियों बीकर। क्या हमारे पास में? बीकर है। तो मैंने आपके सामने एक बीकर बना दिया है, और उस बीकर में मैंने आपके सामने जल भर दिया है, और उसमें मैंने आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया है। क्या मिला दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो साथियों अब यहां पर एक अभिक्रिया आपके सामने संपन्न हो जाएगी, और वो अभिक्रिया क्या होगी उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? सबसे पहले हमने क्या लिया है उसके बारे में आप डिफाइन कर दीजिए। हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। हमने क्या लिया साथियों? हमने यहां पर लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिलाया है? जल में मिलाया। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है, जल के साथ संपन्न की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ संपन्न की जाती है, संपन्न की जाती है। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ संपन्न की जाती है, तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? याद रखना साथियों, यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? यहां पर बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहां पर बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। और अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और क्या उत्पन्न हो रही है? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम और सिंपल सी लैंग्वेज, यही तरीका हमें पास कराने में मदद करेगा, हमें अच्छे मार्क्स दिलाएगा। बिल्कुल यहाँ पर मैंने चीज लिखी है, एग्जाम्पल लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने किसके साथ संपन्न कराई है? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने जल के साथ संपन्न कराई है। तो जैसे हमने जल के साथ संपन्न
संपन्न कराई है तो किसका निर्माण हुआ? जल के साथ संपन्न कराने पर बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। और अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुई है? अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं अब आपके सामने अभिक्रिया लिख रहा हूँ, क्योंकि अभिक्रिया आपको याद होना बहुत जरूरी है। जब तक अभिक्रिया याद नहीं होगी आप एग्जाम में क्वेश्चन जो भी करोगे उसके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किस में मिलाया था? जल में मिलाया था। जल को हम क्या बोलेंगे? H2O बोलेंगे। जैसे आप इसकी यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CaOH प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? CaOH। और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर हमें ट्वाइस लिखना पड़ेगा। अच्छा, CaOH ट्वाइस क्या है हमारे पास में? बुझा हुआ चूना है। क्या है? तो ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में बिना बुझा हुआ चूना है। क्या अपने पास में? बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है अपने पास में? बिना बुझा हुआ चूना। और इससे हमारे पास में क्या मिला है? इससे हमारे पास मिला है बुझा हुआ चूना। क्या मिला है? बुझा हुआ चूना। यानी इससे हमें मिला है बुझा हुआ चूना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आगे सभी को? तो कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अगर अपन अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड है और ये मेरे पास में जल है, दोनों अपने पास में एकल उत्पाद है और दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं? दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहने वाले हैं? इसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे सभी को समझ में? आगे सभी को समझ में या नहीं आए? जल्दी से बताओ, आगे सभी को समझ में? तो लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? अब देखिए इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं, उनके हम चर्चा कर लेते हैं। वो बेसिक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोयले का दहन। क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा कोयले का दहन। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कोयले का दहन। अब देखिए कोयले का दहन कैसे होता है, तो आप सभी को पता होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। बिल्कुल, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा? यहां से हमारे पास में CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार अगर हम एक अन्य अभिक्रिया लेते हैं तो हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर जल का निर्माण कैसे होता है वो भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोयले का दहन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है कि हाइड्रोजन वे ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे होता है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे होता है तो इसको भी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु और दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2H2O। क्या बनेगा? 2H2O। बिल्कुल 2H2O। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहने वाले हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, अधिक मात्रा में यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे एक अन्य अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता होगा वे अन्य नाम क्या है? उस अन्य नाम क्या है? जल्दी से बताओ सभी। बिल्कुल, अन्य नाम है भैया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? आपने सुना होगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया।
कई बार पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही बोला जी आपने, बिल्कुल सही बोला। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, लिख लो आप, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यहाँ में कर लीजिएगा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, के दौरान अधिक मात्रा में, के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और पदार्थ गर्म हो जाता है, और पदार्थ, या आप मिश्रण भी कह सकते हैं, पदार्थ गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? आया सभी को समझ में आया? यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती हैं और नए पदार्थ गर्म हो जाता है, उस अभिक्रिया को, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहने वाले हैं प्यारे प्यारे स्टूडेंट? उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहने वाले हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया सभी को समझ में? अब देखिए इसके कुछ और अन्य हैं। प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी किताब में एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो है प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ लिखा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा, मीथेन प्लस 2O2, यहाँ लिखा CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2, इससे क्या मिलेगा? इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी प्लस 2H2O अलग मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया सभी को समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताइए। और क्या उत्पन्न होगी? यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। देखिए अब इस अभिक्रिया से भी आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। यानी हमें जीवित रहना है, हमें जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें जीवित रहना है तो भैया भोजन खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? भोजन खाना पड़ेगा। तो भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, पाचन के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में, खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में विभाजित हो जाता है। खंडों में विभाजित हो जाता है।
पाचन के दौरान, बिल्कुल ध्यान रखना, पाचन के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। और इसी का नाम क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? इसी का जो नाम आपको दिया गया है वो श्वसन दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे प्यारे स्टूडेंट? इसी का जो नाम दिया गया है वो श्वसन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, हम यहाँ पर ग्लूकोज की अभिक्रिया लिख देते हैं C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज? C6H12O6। क्लियर हो गया? इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? 6O2 से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? 6O2 से करवा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ पर 6CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6CO2 मिलेगा। और क्या मिलेगा साथियों? और क्या मिलेगा हमें? और हमें यहाँ पर 6H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? 6H2O मिलेगा। और क्या उत्पन्न हो जाएगी प्यारे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। देखिए समझिए, यहाँ पर हमारे पास में कार्बन है 6 और यहाँ पर भी हमारे पास में कार्बन हो गए 6। ठीक है, क्लियर हो गया? संतुलित है या नहीं है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास में 12 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 12 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास में 6 है और यहाँ पर 12 है। तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। अब देखिए यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। इसका मतलब अभिक्रिया हमारे पास में कौन सी है? ये अभिक्रिया हमारे पास में संतुलित अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया हमारे पास में संतुलित अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? आया सभी को समझ में या नहीं आया? तो साथियों हमने इस टॉपिक में आपके सामने अभी जो पढ़ाया है वो संयोजन अभिक्रिया पढ़ाया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। हम फटाफट से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ी थी? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साथियों संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए हम संयोजन अभिक्रिया को पूरा पढ़ते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में नहीं बदलता है। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बनाए हैं। मैंने यहाँ लिखा कि मिश्रण है, इसमें कोई भी बाहर से परमाणु आकर नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार यहाँ से कोई बाहर भी नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ABCD में एग्जाम्पल लिखा कि यहाँ पर कोई एकल पदार्थ ए है और दूसरा एकल पदार्थ बी है। तो यहाँ पर दो पदार्थ हो गए हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ पर एक एकल पदार्थ AB का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक अन्य पदार्थ ए है, यहाँ पर भी अन्य पदार्थ है, दोनों संयोग करके ए भी का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने एक बीकर बनाया है जिसमें जल भरा है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाला है। तो क्या होगा? यहाँ पर गैस निकलेगी, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी, चूने का पानी के पत्थर का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर वो कौन सी ऊर्जा का उत्पन्न होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ संपन्न की जाती है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बिना बुझा हुआ चूना हमने लिया है और उसमें जल के अंदर घोला है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद कोयले का दहन के बारे में एग्जाम्पल समझाया और कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया तो C+O2 हमें मिलता है। यहाँ पर CO2
हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे होता है वो भी हमने यहाँ पढ़ा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे पास 4 परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे पास में 2 परमाणु हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर 2H2O का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलती हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हमने प्राकृतिक गैस का दहन समझ लिया, यहाँ पर मीथेन लिया प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस हमारे पास में ऊर्जा निकलती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है श्वसन ऊर्जा। पाचन के दौरान खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, विभाजित करने के बाद हमारे पास ग्लूकोज क्रिएट हो जाता है और उसी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एक प्रकार से एनर्जी देता है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पर अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।